नमस्कार, गुड इवनिंग। रात 9 बजे दिन भर की तमाम अहम खबरों को डिकोड करने के लिए हाजिर हूं मैं राहुल सौमित्र। हर खबर के पीछे छिपी असल खबर को डिकोड करने की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं खबरों का महाबुलेटिन, न्यूज डिकोड यानी खबर A to Z। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आई, जहां उनका जोरदार अंदाज में स्वागत किया गया है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज अपने एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आई थी, जहां उन्होंने बीजेपी के सांसदों और विधायकों के संग बैठक कर उनसे उनके समर्थन में मतदान करने की अपील की। मुर्मू के रायपुर आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, तो भोपाल में उनके स्वागत में सीएम निवास पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुल मिला के 14 और 5 19 हमारे विधायक हो गए और बाकी सांसद, इन सब के वोट उनको मिलेंगे। आभार प्रकट करता हूँ कि पहली बार एक जनजातीय आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। इधर रायपुर एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की है उन्होंने, जिस पर राज्यपाल ने कहा कि मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना आदिवासी समाज के लिए गौरव की बात है। खुशी की बात है कि देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। आगामी 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है। इससे पहले दोनों ही प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटे हैं। एक तरफ स्वागत हो रहा है तो दूसरी तरफ बयानबाजी भी शुरू हो गई है। यानी जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग के मुद्दे पर बयानबाजी खूब होने लगी है। आज एनडीए पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दौरे पर थी। मुर्मू के प्रवास पर सीएम भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी ने बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से 10 सवाल किए हैं। उसमें मीन में एक मत निकालो, किंतु परंतु मत करो। अंतरात्मा की आवाज से सबका सहयोग द्रौपदी जी को मिलना चाहिए। तिवारी के इस बयान और सवालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरह का पलटवार किया है। कांग्रेस को इससे पीड़ा हो रही है और पीड़ा इस बात की है कि क्योंकि वो कर नहीं पाए और आज उनके पास करने के लिए कुछ बाकी नहीं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इससे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की सियासत और गरमाएगी। अब देखना ये होगा कि इसका आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ता है। तो कहीं समर्थन, तो कहीं विरोध, तो कहीं इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के भोपाल दौरे से पहले इमोशनल कार्ड चला और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनके लिए समर्थन मांगा। बारिश के बीच आदिवासी रंग में रंगे ये बीजेपी के नेता हैं। आदिवासी वेशभूषा में ये नेता पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पहुंचे हैं कि कांग्रेस भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करे। इसी मकसद से बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह, पूर्व एमएलए सुलोचना रावत, रंजना बघेल, अंतर सिंह आर्य समेत कई आदिवासी नेता कमलनाथ से मिलने पहुंचे और मुर्मू को समर्थन करने की अपील भी की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी से हम पूरा प्रदेश का नेतृत्व मिलने आए हैं कि आप भी आपके विधायकों से ये आह्वान करें कि जनजाति बहन द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करें। कांग्रेस संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही है, लेकिन एमपी बीजेपी के आदिवासी नेताओं को यकीन है कि प्रदेश कांग्रेस के आदिवासी नेता एनडीए प्रत्याशी का सपोर्ट करेंगे। पूरा देश के सभी समाज और सभी दल जनजाति समुदाय के साथ खड़े और ये पूरा समर्थन मिलेगा। विपक्ष के कई साथी दल द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एमपी में विपक्ष का ऊंट किस करवट बैठता है। तो एक तरफ जहां द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का दौरा किया, वहीं यशवंत सिन्हा आज बिहार के दौरे पर थे। तो सवाल यह उठता है कि आखिर देश का नया राष्ट्रपति कौन बनेगा? इस सवाल का जवाब तो नतीजों के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो संभावना दिख रही है, चलिए उसे डिकोड कर लेते हैं। जिस हिसाब से एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिल रहा है, उससे साफ हो गया है कि द्रौपदी मुर्मू भारी मतों से जीत रही हैं। एनडीए उम्मीदवार को विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया है।
ऐसे में देश के सर्वोच्च पद के लिए हो रहे चुनाव में विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। माना यह जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू 2/3 से ज्यादा वोट की व्यवस्था कर चुकी हैं। वहीं यशवंत सिन्हा को कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी के अलावा कुछ एक दलों का ही समर्थन मिल पा रहा है। तो राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियों से दूर अब आपको राजस्थान के अजमेर लेकर चलते हैं। नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाले गौहर चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौहर चिश्ती प्रसिद्ध अजमेर दरगाह का खादिम है। 17 जून को धमकी देने के बाद से आरोपी हैदराबाद में हुलिया बदलकर छिपा हुआ था। अजमेर पुलिस ने हैदराबाद में दबिश देकर गौहर चिश्ती के साथ उसे शरण देने वाले को भी हिरासत में लिया। राजस्थान पुलिस ने मुखबिर से सूचना के बाद अपनी एक टीम हैदराबाद भेजी थी। वहां हैदराबाद पुलिस की मदद से गौहर को उसके ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस की धरपकड़ के दौरान गौहर ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। आपको यह भी बता दें कि अजमेर दरगाह के मुख्य गेट पर गौहर ने 17 जून को भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में अब तक गौहर चिश्ती समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। सोमवार यानी 18 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले आज एक आदेश जारी किया गया जिसके मुताबिक संसद में किसी भी धरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संसद के इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष के पास महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना जैसे ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार के साथ तकरार देखने को मिल सकती है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी के एक नए आदेश के अनुसार संसद सदस्य किसी भी धरने या हड़ताल के लिए इसके परिसर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। पीसी मोदी के आदेश में कहा गया है कि सदस्य किसी भी प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, उपवास या किसी धार्मिक समारोह को करने के उद्देश्य से संसद भवन के परिसर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्यसभा सचिव ने संसद सदस्यों से सहयोग की अपील भी की है। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है। पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस फैसले पर तंज कसा है। उन्होंने आदेश की चिट्ठी ट्वीट करते हुए लिखा है कि विश्वगुरु की नवीनतम सलाह धरना मना है। कुल मिलाकर 2 दिन में ये दूसरा मौका है जब संसद से जुड़े फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके पहले असंसदीय शब्दों की नई सूची के जारी होने पर भी विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे जो आप विपक्ष को प्रदर्शन करते हुए देखते थे, वो शायद अब नहीं देख पाएंगे। असंसदीय शब्दों की नई सूची पर हो रहे विवाद का शोर अभी थमा नहीं था और अब राज्यसभा सचिवालय के धरना प्रदर्शन पर पाबंदी वाला आदेश आ गया। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार की नीयत के बारे में चलिए डिकोड करते हैं। जाहिर है, लोकतंत्र में अपनी असहमति व्यक्त करने का संवैधानिक हक होता है। संसद परिसर में विपक्ष को हम सालों से धरना प्रदर्शन या फिर सत्याग्रह करते देखते आ रहे हैं। मॉनसून सत्र में विपक्ष जमकर हंगामा करने के मूड में है और यह भी तय था कि सरकार के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीधी बात है कि सरकार ने असहमति की आजादी को खत्म करने की कोशिश की है। तो भोपाल में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बूस्टर डोज के लिए अभियान चलाने का फैसला भी लिया गया और इसके अतिरिक्त कई अहम फैसले लिए गए। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। बैठक में स्ट्रीट वेंडर योजना, स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने पर सहमति बनी। वहीं मुरैना जिले में बीज फार्म के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। SC, ST, OBC वर्गों, निःशक्त जनों के बैकलॉग, कैरी फॉरवर्ड पदों पर भर्ती अभियान की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास हो गया। व्यावसायिक महाविद्यालय राजगढ़ में 73 पदों के सृजन का प्रस्ताव की मंजूरी भी मिल गई। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में 1000 बिस्तर के अस्पताल भवन के निर्माण की स्वीकृति भी मिल गई है। वहीं प्रदेश में 21 जुलाई से 25 सितंबर तक बूस्टर डोज अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। टीकाकरण का जो बूस्टर डोज 21 जुलाई से प्रारंभ करने का, 25 सितंबर तक चलाने का भी
निर्णय हुआ है। कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के भोपाल दौरे को लेकर चर्चा भी हुई। देश भर के कई हिस्सों में भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देश भर के कई हिस्सों में भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कई गांवों का संपर्क टूट गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में शबरी नदी उफान पर है, जिसके कारण कोंटा नगर पंचायत के करीब 5 वार्ड पूरी तरह से डूब गए हैं। बेमेतरा में भी लगातार बारिश होने से खेतों में पानी भर गया है, जिससे धान की फसल चौपट हो गई है। सुकमा में बाढ़ के बीच ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर उफनाते नाले को पार करते नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्थिति बाढ़ जैसी कहीं पर परिलक्षित नहीं हो रही है। रेस्क्यू की टीमें सभी जगह पर तैनात है और अगर कहीं स्थिति और बनती है बारिश से तो हमारी टीमें रहेंगी। बात करें बैतूल के केसला रेलवे स्टेशन की, जहां ट्रैक पर पानी भर गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप है। वहीं लगातार पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए होशंगाबाद में बने तवा डैम के 10 गेट खोले गए हैं। भोपाल में लोग कई सालों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। ये समस्या सिर्फ पुरानी नहीं बल्कि नए शहर में भी लोगों को परेशानी दे रही है। वहीं नगर निगम और जिला प्रशासन एक बार फिर वही पुरानी गलती दोहरा रहा है। राजधानी भोपाल में जल भराव की समस्या की बड़ी वजह कंटूर प्लानिंग और टोपोग्राफी में नगर निगम प्रशासन की मनमानी है। बिना प्लानिंग के ही नगर निगम की बिल्डिंग शाखा निर्माण के लिए अनुमतियां जारी कर दी गई हैं। जल भराव की रिपोर्ट में अब एक बार फिर ड्रेनेज सिस्टम के काम पर करोड़ों खर्च की तैयारी है, लेकिन अर्बन एक्सपर्ट बताते हैं कि इससे समस्या का हल नहीं होगा। जहाँ की जल भराव क्षेत्र है ये सब मार्क किए जाते हैं, ये सारी चीजें कभी मार्क नहीं हुई है। जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ भी सीवेज की प्लानिंग की जा रही है, किसी भी घर का कनेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर उस प्लानिंग का क्या औचित्य रहा। उधर रिपोर्ट को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट में गलत तरीके से निर्माण की अनुमतियां जारी करने वाले दोषी अधिकारियों को क्लीन चिट दी गई है। जल भराव की स्थिति निर्मित न हो, वहाँ से भी पानी तेजी से निकासी हो सके, उसके लिए एडिशनल स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की आवश्यकता है, जो आई एम श्योर नगर निगम प्लान करके उसको फेज 2 में ले। जब तक कुंटूर यानी ढलान क्षेत्रों में निर्माण के लिए प्रावधान नहीं किए जाएंगे, तब तक राजधानी में जरा सी बारिश में ही जल भराव की समस्या खत्म नहीं होने वाली। तो देखा आपने किस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बाढ़ के हालात हैं। राजधानी भोपाल में बाढ़ के हालात बने हैं। बात छत्तीसगढ़ की करें तो कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं बारिश का इंतजार हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या है समाधान? चलिए इसे भी डिकोड करते हैं। पहली बात यह है कि देश का जल तंत्र कारगर साबित नहीं हो रहा है। बरसात के पानी का मैनेजमेंट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। बरसात का पानी व्यर्थ चला जाता है। हमने बड़े बांधों को बनाने का काम किया, जिसका नुकसान नदी को उठाना पड़ा। हमने छोटे बांधों, बैराज बनाने का ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब यह है कि छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों, बांध आदि के इस्तेमाल से जल संरक्षण किया जा सकता है। भूमिगत पुनः भरण तकनीक जल संग्रहण का एक नया तरीका है। इसे कुआं खोदकर, गड्ढा खाई, हैंडपंप और कुएं को दोबारा चार्ज करके किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसमें वर्षा के पानी का जरूरत की चीजों में उपयोग कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ आपको अब ले चलते हैं। छत्तीसगढ़ से एक बार फिर मानवता को झकझोरने वाली तस्वीरें आई हैं। मामला दंतेवाड़ा के रेंगानार इलाके का है, जहां एक महिला की मौत हो गई थी। महिला टिकनपाल की रहने वाली थी, जहां उसका अंतिम संस्कार होना था। महिला के रिश्तेदारों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए महिला के रिश्तेदारों ने महिला के शव को उल्टे खाट पर रखा और रेंगानार से 25 किलोमीटर दूर टिकनपाल के सफर पर निकल पड़े। जिस रास्ते में ये लोग गुजर रहे थे, वहां से न जाने कितने वाहन निकले, लेकिन किसी ने इन लोगों की मदद नहीं की।
लेकिन किसी शख्स ने इस घटनाक्रम की जानकारी कुआंकोंडा पुलिस को दी, जिसके बाद कुआंकोंडा टीआई अपने स्टाफ के साथ रेंगानार गांव पहुंचे और उनके लिए वाहन की व्यवस्था कराई। इसके साथ ही कुछ जवानों को शव के साथ टिकनपाल गांव भी भेजा गया। तो अगली खबर बस्तर से जुड़ी हुई है। पखांजूर के एक गांव में नक्सलियों ने बैनर लगाकर प्रशासन को चुनौती पेश की है। बैनर में नक्सलियों ने विधायक अनूप नाग पर कुछ संगीन आरोप लगाए हैं। लाल रंग के इन बैनरों को देखिए, ये नक्सलियों की ओर से प्रशासन को दी गई चुनौती है। लाल रंग के बैनर पर सफेद स्याही से बैनर में विधायक अनूप नाग को आदिवासी विरोधी बताया गया है। साथ ही उन्हें माइंस मालिक का एजेंट भी कहा गया है। बैनर की जानकारी होने पर सुरक्षा बलों ने बैनर पोस्टर को जब्त कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में विधायक अनूप नाग ने कुछ ये प्रतिक्रिया दी है। और ये सब स्थापित किए हुए उद्योग धंधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय की सरकार के द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी ओर मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने विधायक अनूप नाग की सुरक्षा बढ़ा दी है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि नक्सलियों ने प्रशासन के सामने चुनौती पेश की है। सालों से चली आ रही नक्सली समस्या अब नासूर बन गई है। नक्सली समस्या क्यों खत्म नहीं हो रही है, चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। बस्तर नक्सलियों का ठिकाना है, जहां घने जंगल हैं, जो सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात, नक्सली जिस क्षेत्र में हैं, वो क्षेत्र दूसरे राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। नक्सली वारदात को अंजाम देकर दूसरे राज्यों में पनाह ले लेते हैं। यही उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। ऐसे में राज्यों के बीच तालमेल की कमी भी नक्सलियों के लिए वरदान साबित हो रही है। अगली खबर कनाडा से है, जहां एक सिख नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक पर 1985 एयर इंडिया के जहाज को हाई जैक का आरोप था। हालांकि वो आरोप से बरी हो गए थे। धू धू कर जलती कार को देखिए। तस्वीरें कनाडा के वैंकूवर की है। दिल्ली से 11,936 किलोमीटर दूर हुए इस हादसे का संबंध पंजाब से है। ये कार सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की है, जिनकी गुरुवार देर रात पॉइंट ब्लैंक से 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद हमलावरों ने सबूत मिटाने के लिए कार को कुछ इस तरह आग के हवाले कर दिया। रिपुदमन पर एयर इंडिया के विमान कनिष्क को हाईजैक कर धमाके से उड़ाने का केस चल रहा था। हालांकि वे इस केस से बरी हो गए थे। रिपुदमन सिंह 1 दशक तक भारत की ब्लैक लिस्ट में शामिल भी रहे थे। रिपुदमन को गोली क्यों मारी गई, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस को आशंका है कि हमलावर कार से आए थे, फिर बाइक पर सवार होकर रिपुदमन के नजदीक गए और गोलियां चला दी। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि रिपुदमन सिंह सिख नेता थे। आज उनकी हत्या की वजह को डिकोड करना बहुत जरूरी है। रिपुदमन सिंह लंबे समय तक खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। भारत विरोधी सिख नेताओं में एक रिपुदमन सिंह प्रमुख नाम थे, लेकिन कई साल पहले उनकी विचारधारा बदल गई थी। आखिरी समय तक वो सिख समुदाय के लोगों को अलगाववादी नेताओं से दूर रहने के लिए प्रेरित करते थे। इस साल जनवरी में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की थी। इसके साथ ही सिख समुदाय के लिए उठाए गए कदमों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी उन्होंने जताया था। दावा यह किया जा रहा है कि मोदी की तारीफ करने की वजह से मलिक की हत्या की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि वैंकूवर पुलिस रिपुदमन सिंह के हत्यारों को जल्द से जल्द पता लगा लेगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। लेकिन अब जानते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य में क्या हो रहा है। आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को अगले 7 दिन के अंदर एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा, जिसे लेकर श्रीलंका में जश्न का माहौल भी है।
इन जश्न की तस्वीरों को देखिए, इनके चेहरे पर साफ खुशी दिख रही है। तस्वीरें श्रीलंका के कोलंबो की है, जहां के लोग जश्न में डूबे हुए हैं क्योंकि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया ने इस्तीफा दे दिया है और वहां अब नए राष्ट्रपति नियुक्त करने का ऐलान किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव 22 जुलाई को होने हैं। इस बीच प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर पद संभाल लिया है। विक्रमसिंघे 22 जुलाई तक राष्ट्रपति रहेंगे। बता दें कि इस्तीफे की खबर के बाद शहर में कर्फ्यू के बावजूद पटाखे छोड़े गए, नारेबाजी की गई और प्रदर्शन स्थल पर डांस भी हुआ। कुछ लोग बेहतर शासन की मांग करते नजर आए। खास बात यह है कि बीते कुछ समय से श्रीलंका के लोगों को ईंधन और खाद्य सामग्री जैसी जरूरत की चीजों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे के बाद अब नए सिरे से चुनाव होना है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव आखिर होता कैसे है और राष्ट्रपति की रेस में किसका नाम आगे चल रहा है। चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। अब श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव होना तय है, लेकिन मौजूदा हालत में सामान्य तरीके से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करवाना किसी भी चुनौती में कम नहीं है, यानी एक बड़ी चुनौती है। यहां देश की जनता वोट करती है, जिसमें 50% से ज्यादा वोट जिस उम्मीदवार को मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है। वहीं श्रीलंका के संविधान के आर्टिकल 40 के अनुसार जब कोई राष्ट्रपति कार्यकाल के बीच इस्तीफा दे देता है तो संसद को जल्द से जल्द अपने किसी सांसद को राष्ट्रपति बनाना होता है, ये नियम है। आपको यह भी बता दें कि अब होने वाले चुनाव में जनता के साथ ही संसद के सदस्य ही हिस्सा लेंगे। इधर श्रीलंका की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता साजिद प्रेमदासा राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। तो जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, वैसे श्रीलंका में भी चुनाव हो रहा है। तो फिलहाल न्यूज डिकोड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक 8:55 पर। आगे देखिए हमारा खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ की बारी बिल्कुल नए अंदाज में, मेरी सहयोगी रत्ना नितेश के साथ। शुभ रात्रि।